नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय स्विंग टेक्नोलॉजी के विषय थ्योरी की पाठचर्या में अंकित प्रसंग व्यवसाय से संबंधित उपकरण एवं सहायक सामान के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। ये प्रशिक्षण हम आपको इस सामग्री के माध्यम से प्रदान करूंगी। सामग्री क्या है? उपकरण एवं सहायक सामान का परिचय, उपकरण एवं सहायक सामान के प्रकार, उपकरण एवं सहायक सामान की उपयोगिता एवं महत्व, उपकरण एवं सहायक सामान से लाभ। तो आइए हम जानते हैं उपकरण एवं सहायक सामान का परिचय। क्या होते हैं ये? इंट्रोडक्शन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट कि कहने का मतलब जो भी व्यवसाय है या जिससे संबंधित हम कार्य कर रहे हैं, उनसे जो भी संबंधित उपकरण हैं, सहायक सामान है, उनको हमें जानना अति आवश्यक होता है कि इस उपकरण से क्या कार्य होता है, कितनी आसानी से इस उपकरण के माध्यम से कार्य किया जा सकता है और इस व्यवसाय में इस उपकरण को प्रयोग करने से हम कार्य को कितनी सरलता और सुगमता के साथ और सुंदरता के साथ कर सकते हैं। तो उपकरण का परिचय क्या है? उद्योगों में काम को अच्छे ढंग से चलाने के लिए उसमें प्रयोग होने वाले उपकरण एवं सहायक सामानों की बहुत ही आवश्यकता होती है। शिक्षार्थियों को नए व पुराने सभी उपकरणों के विषय में जानकारी दी जाती है। उपकरण और सहायक सामान में अंतर क्या है? उपकरण वे हैं जिनके बिना कार्य हो ही ना सके, उसे उपकरण कहते हैं एवं जिसकी सहायता से काम शीघ्र हो जाए, उसे सहायक सामान कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि उपकरण जो हैं, उनके बिना हम जो व्यवसाय से संबंधित कार्य है, उसको नहीं कर सकते हैं और जो सहायक सामान है, उनके बिना कार्य तो कर सकते हैं, पर वो कार्य शीघ्रता से नहीं होगा। इन सहायक सामान के प्रयोग से हम उस कार्य को शीघ्रता और आसानी के साथ कर सकते हैं। आगे जानते हैं उपकरण एवं सहायक सामान के प्रकार। टाइप्स ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट। इन उपकरणों एवं सहायक सामान को इनकी कार्यशैली के आधार पर बांटा गया है। पहला है नाप लेने के उपकरण एवं सहायक सामान। दूसरा ड्राफ्टिंग करने के उपकरण एवं सहायक सामान। तीसरा कटिंग करने के उपकरण एवं सहायक सामान। चौथा सिलाई करने के उपकरण एवं सहायक सामान। लास्ट एंड फाइव है प्रेस के उपकरण एवं सहायक सामान। तो आइए हम जानते हैं पहले नाप लेने के उपकरण एवं सहायक सामान क्या क्या होते हैं। नाप लेने के उपकरण एवं सहायक सामान। सबसे पहले इसमें हम मापक फीता यानी मेजरिंग टेप का प्रयोग करते हैं। नाप अगर सही होगी तो वस्त्र की फिटिंग सही आएगी, इसलिए नाप का सही होना अति आवश्यक होता है और नाप सही लेने के लिए हमें इस मेजरिंग टेप या मापक फीता का प्रयोग करना चाहिए। मापक फीता, टेप मेजरिंग या मेजरिंग टेप एक प्रकार का लचीला रू, रूलर है जो कपड़ा, प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास या किसी धातु की पतली पट्टी से बना होता है। इससे हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फुट आदि में दूरियां बड़ी आसानी से नाप सकते हैं। आजकल ये छोटी या बड़ी दूरी नापने का एक सामान्य औजार है। इसकी लंबाई सामान्यतः 1 मीटर से लेकर 20 मीटर तक होती है और जो हम घरेलू सिलाई कार्यों के लिए इंची टेप का प्रयोग करते हैं, उसकी जो लंबाई है वो मीटर में 1.5 मीटर तक होती है और इंच में 60 इंच तक होती है। उसके दोनों किनारों पर एक एल्यूमीनियम की धात लगी होती है, पट्टी धातु की एल्यूमीनियम की, जिसमें एक तरफ 3 इंच की होती है और दूसरी तरफ 1.5 इंच की होती है।
इसमें हम क्या करते हैं, जो गोलाई वाली नाप छोटी-छोटी होती हैं, उन गोलाइयों को ही नाप के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे है गिदरी मापक। गिदरी मापक क्या है? लेग मेजरिंग टेप। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि टांग के अंदरूनी भाग का नाप लेने का ये फीता है। ये अर्धचंद्र के आकार का बना होता है तथा गोलाई के मध्य एक इंची टेप लगा होता है। गोलाई को टांग में फंसाकर अंदर अर्थात गिदरी का नाप इंची टेप द्वारा लिया जाता है। इसके प्रयोग से ग्राहक के शरीर को छूने की आवश्यकता नहीं होती है और नाप ठीक आता है। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये ये अर्धचंद्राकार आकृति बनी हुई है। इस पे एक इंची टेप ये लगा हुआ है। इसके अंदर ये जो बटन लगी हुई है उसके माध्यम से जितना भी नाप जो टांग का होगा अंदर का, जो हम गिदरी का नाप लेंगे वो इसमें फंसा देंगे गिदरी को और इस हैंडल के माध्यम से इसको खींचेंगे तो जो भी मेजरमेंट होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा कि गिदरी का माप क्या है। तो ये क्या है? गिदरी मापक यानी लेग मेजरिंग टेप। आइए आगे जानते हैं नाप का स्टैंड यानी मेजरिंग स्टैंड क्या होता है। व्यक्ति के लंबे वस्त्रों जैसे ओवरकोट, लेडीज नाइटी, गाउन आदि का नाप लेने के लिए तथा घेर वाले कपड़ों को चेक करने के लिए ये स्टैंड प्रयोग करते हैं। ये स्टैंड जो है ये देख रहे हैं आप, इस पे ये रॉड लगी हुई है, इस पे इंच में निशान बने हुए हैं। इसी के माध्यम से हम लंबाई जो कि पूरी होती है कपड़े की फुल लेंथ को नापने के लिए और जो घेर वाली कपड़े होते हैं उनकी जो गोलाइयां होती हैं उनको नापने के लिए हम इस मेजरिंग स्टैंड का प्रयोग करते हैं। आइए आगे जानते हैं ड्राफ्टिंग करने के उपकरण एवं सहायक सामान क्या हैं। तो सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि ड्राफ्टिंग होती क्या है। ड्राफ्टिंग जो है वो किसी भी वस्त्र या किसी भी जो पूर्ण पोशाक है हमारी उसकी जो चित्रकारी या जो उसका नमूना है उसको बनाने के लिए जिन रेखाओं के माध्यम से हम जो पूर्ण करते हैं डिजाइन उसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। कहने का मतलब है रेखाओं तथा लाइनों के माध्यम से बनने वाली पोशाक की डिजाइन को हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो उनके लिए हमें किन-किन उपकरणों एवं सहायक सामान की आवश्यकता पड़ती है, तो जानते हैं पहला है ड्राफ्टिंग मेज। ड्राफ्टिंग मेज ये चित्र में आप जो देख रहे हैं ये कई प्रकार की आती हैं। इसमें जो इसका साइज है वो भी अलग-अलग तरह का होता है। कुछ सादा होती हैं जिनमें हमें अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग हम ड्राफ्टिंग मेज का प्रयोग करते हैं। कुछ ये एडजस्टेबल होती हैं जिनको हम अपनी लंबाई के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ये एक यहाँ पे पिन लगी हुई होती है, इससे हम इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये ड्राफ्टिंग में सीधी भी आती हैं और एक तरफ से थोड़ी झुकी हुई भी आती हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं चित्र में। इस मेज के प्रयोग से जो हम ड्राफ्टिंग में लाइनें बनाते हैं, उन लाइनों को बनाने के लिए या उन लाइनों को खराब ना हो, कोई दोष ना आए, उसके लिए और सीधी अच्छी आए, इसलिए हम इस ड्राफ्टिंग मेज का प्रयोग करते हैं। पेंसिल, पेंसिल भी ड्राफ्टिंग में प्रयोग करने के लिए विभिन्न कलर की आती हैं, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की प्रयोग करनी चाहिए जिससे कि इन पेंसिल से बने हुए निशान जल्दी छूटे ना। इनको हम अलग-अलग कलर का प्रयोग इसलिए करते हैं पेंसिल का ड्राफ्टिंग में, जहाँ पे हमें कोई डिज़ाइन या कोई मार्क या पॉकेट या जो भी मार्क चिन्ह देना है, उसके लिए हम विभिन्न कलर का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें क्या प्रयोग करना है। आगे है आर्ट कर्व यानी टेलर आर्ट कर्व, दर्जी कलाकार। दर्जी कलाकार जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं ये एल शेप में बंद आकृति में बना हुआ होता है। इसके अंदर एक वक्राकार आकृति बनी होती है। इसमें लंबाई में 24 इंच और चौड़ाई वाला हिस्सा इसका 12 इंच का होता है। इससे 90 डिग्री पर भी हम
कोई भी ड्राफ्टिंग की गोलाई बना सकते हैं। आगे फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व 12 का सेट होता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लेकिन हम ड्राफ्टिंग बनाने के लिए 3 से 4 कर्व का प्रयोग करते हैं। इसको जो मुड्ढे की गोलाई, गले की गोलाई है, उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं। कार्ड स्केल। कार्ड स्केल गत्ते की बनी हुई एक त्रिभुजाकार आकृति का उपकरण होता है। इसमें 1/3 से लेकर 1/10 इंच तक के निशान बने होते हैं। ये छोटी-छोटी ड्राफ्टिंग बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। जो बच्चे सीखते हैं प्रशिक्षार्थी व्यवसाय को, उस ड्राफ्टिंग जो सीखते हैं, वो इसको सीखने के अभ्यास करने के लिए इस स्केल का प्रयोग करते हैं। ब्रश, ये जैसा आप देख रहे हैं, ब्रश जो है ड्राफ्टिंग जो मिल्टन क्लॉथ पर की जाती है चॉक के माध्यम से, उस चॉक को जो निशान होते हैं, उन निशानों को हटाने के लिए इस ब्रश का प्रयोग किया जाता है। एल स्केल। एल स्केल का प्रयोग हम लंबाई तथा चौड़ाई दोनों की नाप लेने के लिए प्रयोग करते हैं। ये लकड़ी, प्लास्टिक और ये एल्युमिनियम की बनी हुई मिलती हैं। ये एल शेप में बना हुआ होता है। इसकी लंबाई वाली भुजा 24 इंच और चौड़ाई वाली भुजा 12 इंच की होती है। स्केल जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये 12 इंच, 24 इंच, 30 इंच की बनी हुई होती हैं। इन स्केल के माध्यम से हम सीधी लाइनें बनाते हैं ड्राफ्टिंग में, और ये प्लास्टिक, एल्युमिनियम, फाइबर आदि में मिलती हैं। चॉक, मिल्टन चॉक, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार के कलर में उपलब्ध होती हैं मार्केट में और विभिन्न डिजाइनों में भी मिलती हैं। त्रिभुजाकार, गोल, चौकोर और आज बहुत सारे डिजाइन्स में। इसका प्रयोग हम निशान लगाने के लिए करते हैं या मार्किंग करने के लिए ड्राफ्टिंग में करते हैं। फिरकी मार्का। फिरकी मार्का का प्रयोग हम ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, फिरकी मार्का जो है ये एक यहाँ पे एक व्हील टाइप का लगा हुआ है और ये इसका हैंडल है। इस हैंडल को पकड़ के इस व्हील के माध्यम से हम निशान उतारते हैं। हल्के कपड़ों पे जो निशान एक परत से दूसरे परत पे उतारे जाते हैं, उसके लिए हम इस फिरकी मार्का का प्रयोग यानी ट्रेसिंग व्हील का प्रयोग करते हैं। मोटे वस्त्रों पर, जिन वस्त्रों पर जो मोटे होते हैं, उस पे इस फिरकी मार्का के माध्यम से हम निशान नहीं उतार सकते हैं। उसके लिए हम थ्रेड मार्का का प्रयोग करते हैं। प्रकार, प्रकार का हम प्रयोग ड्राफ्टिंग में छोटी-छोटी गोलाइयों को बनाने के लिए करते हैं। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, लेग शेपर। लेग शेपर प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी का बना हुआ होता है। ये जो टांग का शेप देते हैं पैंट बनाते समय, उसके लिए इस लेग शेपर का प्रयोग किया जाता है। मिल्टन क्लॉथ। मिल्टन क्लॉथ ये जो आप देख रहे हैं, इस पे हम ड्राफ्टिंग का अभ्यास, जो नए बच्चे होते हैं, सीखते शिक्षार्थी हैं, वो ड्राफ्टिंग का अभ्यास करने के लिए इस मिल्टन क्लॉथ का प्रयोग करते हैं, जिससे कि बार-बार हमें पेपर खराब करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पे हम जो भी ड्राफ्टिंग है उसको बार-बार बना के सही ड्राफ्टिंग सीखते हैं और इसे ब्रश के माध्यम से उन निशानों को झाड़ देते हैं और फिर से इसका अभ्यास करने के लिए प्रयोग करते हैं। रबर। रबर का प्रयोग हम ये देख रहे हैं आप, हम ड्राफ्टिंग में लाइनों को कहीं पे भी जो लाइन है वो खराब है या कोई दोष आ गया है, उन दोषों को छुपाने के लिए या उनको हटाने के लिए, सही लाइन बनाने के लिए हम इस रबर का प्रयोग करते हैं। इस रबर के माध्यम से जो गलत लाइन है हमारी, उसको हम बिगाड़ देते हैं, साफ कर देते हैं या इरेज कर देते हैं। फिर हम नई लाइन वहाँ पर बना देते हैं, इसलिए हम इस रबर का प्रयोग करते हैं। ड्राफ्टिंग में अच्छी क्वालिटी के रबर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उसमें जो हमारा ड्राफ्टिंग बनाने वाला पेपर है वो खराब ना हो। आगे है कटिंग करने के उपकरण एवं सहायक सामान। तो अभी तक हमने ड्राफ्टिंग के उपकरण सीखे थे। ड्राफ्टिंग करने के बाद हमारा नंबर आता है पोशाक बनाने के लिए कटिंग करना। तो जब हम ड्राफ्टिंग पूर्ण कर लेते हैं तो फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो उस कटिंग को करने के लिए हमें किन-किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, जानते हैं। पहले तो हमें कैंची की आवश्यकता होती है, छोटी कैंची। छोटी कैंची 7 इंच से लेकर 10 इंच तक की लंबाई में होती है।
ये जो है हल्के कपड़ों को काटने के लिए प्रयोग की जाती है। इलेक्ट्रिक राउंड कटर, इलेक्ट्रिक राउंड कटर विद्युत चालित एक कटर है जिसपे गोल ब्लेड ये लगा हुआ है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। ये गोल ब्लेड जो लगा हुआ है, इससे हम कटिंग करते हैं, ये इसका हैंडल है। इस हैंडल के माध्यम से इसको हम चलाते चले जाते हैं और जो ड्राफ्टिंग की लाइनें होती हैं, जहाँ-जहाँ हमें कटिंग करनी है, उस कटिंग लाइनों पर हम घुमाते हैं इसको, तो ये फैब्रिक को काट देता है। ये 50 लेयर से लेके 100 लेयर तक एक साथ में कटिंग कर सकता है। होल मेकर, होल मेकर ये जो आप देख रहे हैं, ये नुकीला एक नीचे की तरफ नुकीला होता है और ऊपर मोटा होता चला जाता है। ये लकड़ी का इसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है। इससे हम जो पुलिस और आर्मी वाली लोगों की वर्दी होती हैं, उनमें जो होल किया जाता है, उस होल को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। उस होल को आइलेट स्टिच के द्वारा भर दिया जाता है। कटिंग मेज, कटिंग मेज फैब्रिक को कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। डिफरेंट साइज में आती है और डिफरेंट तरह की भी आती हैं। इसकी जो ऊपरी सतह होती है वो एकदम प्लेन होनी चाहिए जिससे कि कपड़ा काटते समय हमें कोई भी असावधानी ना हो। स्ट्रेट नाइफ कटर, स्ट्रेट नाइफ कटर आप जो ये देख रहे हैं, ये है, इसमें सीधा एक ब्लेड लगा हुआ होता है, ये भी इलेक्ट्रिक कटर है। ये हैंडल लगा हुआ है, इसमें 50 लेयर से लेके 200 लेयर तक हम एक साथ में कटिंग कर सकते हैं। इसे जहाँ-जहाँ भी लाइनें ड्राफ्टिंग की बनी हुई हैं, जो कटिंग करनी है, उन लाइनों पर हम घुमाते जाते हैं और ये फैब्रिक को काटता चला जाता है। ट्रिमिंग सीजर, ट्रिमिंग सीजर ये जो देख रहे हैं, ये 3 इंच से लेकर 6 इंच तक की बनी हुई होती है। ये ट्रिमिंग सीजर जैसे बटन लगाते समय धागे को काटना, ताज बनाते समय धागे को काटना या छोटी-छोटी जो हमें वस्त्र में फिनिशिंग देनी है, उन सब के धागे को काटना, इन सब छोटे कार्यों के लिए स्ट्रिमिंग सीजर का प्रयोग किया जाता है। पिन कुशन, जैसा ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये पिन्स लगी हुई हैं, ये कुशन है। इन पिन कुशन का प्रयोग पिनों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अगर हम इन इस पिन कुशन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो पिन इधर-उधर होंगी और हमें जब इनकी आवश्यकता होगी, तो हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको ढूँढने के लिए। इसलिए इस पिन कुशन को हम प्रयोग में लाते हैं, पिन को एकत्रित करने के लिए। जब भी हमें पिन की आवश्यकता हुई, हम निकाल के उसमें उस कपड़े को सेट कर लेते हैं और बाद में जब हमें आवश्यकता उसकी खत्म हो जाती है, तो इस पिन को हम इन पिन कुशन में लगा देते हैं। बड़ी कैंची 7 इंच से 10 इंच से लेकर 14 इंच तक की लंबाई में बनी हुई होती है। इसे हम मोटे कपड़े काटने के लिए प्रयोग करते हैं। कटावदार कैंची यानी पिकिंग सीजर, ये जिगजैग जो सीजर है, इसमें टेढ़ी-मेढ़ी दाँतुए बने होते हैं। इसके दोनों फरे जब हम मिलाते हैं, तो ये एक-दूसरे में चिपक जाते हैं। इससे हमें जब कटिंग करते हैं फैब्रिक की, तो ये इस तरह के डिज़ाइन्स प्राप्त होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये उन कपड़ों पे हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, जिन वस्त्रों में रेशे निकलते हैं या तार निकलते हैं कपड़े के। तो इससे कटिंग करने पे उसके तारे निकलते नहीं और महिलाओं तथा जो बच्चे हैं, उनके फैब्रिक पर हम ये कटिंग करते हैं जिससे कि उनके वस्त्र सुंदर लगते हैं। ये थे कटिंग करने के उपकरण। आइए आगे जानते हैं सिलाई करने के उपकरण एवं सहायक सामान क्या-क्या होते हैं। सिलाई करने के लिए हमें सबसे पहले सुई की आवश्यकता होती है। सुई जब तक नहीं होगी तो हम सिलाई कार्य को कैसे करेंगे? तो सुई जो है 3 प्रकार की होती है, रफू की सुई, मशीन की सुई, हाथ की सुई। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं हाथ की सुई, ये विभिन्न साइज़ों में जितना इसका जो नंबर कम होगा, उतनी ही ये सुइयाँ क्या होगी, पतली होती चली जाएँगी। जितना नंबर बढ़ेगा, उतनी ये पतली होंगी और जितना नंबर कम होगा, उतनी ही ये मोटी होती चली जाएँगी। और मशीन की सुई में क्या होता है, इसका नंबर जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही ये मोटी होंगी और जितना नंबर कम होगा, उतनी ही पतली होगी। हाथ की सुई और मशीन की सुई में यही अंतर है। दूसरा अंतर इसमें होता है कि इसमें जो आई है मशीन की सुई में, ये नीचे की तरफ होती है और हाथ की सुई में आई जो है ये ऊपर की तरफ होती है। यानी धागा डालने के लिए जो नो होल होता है, वो इसमें हाथ की सुई में ऊपर और मशीन की सुई में नीचे होता है। ये सुई एक जैसी होती है, नीचे नुकीली और ऊपर मोटी होती चली जाती है।
ये नीचे क्या होती है, पतली होती है और ऊपर गोल होती है, मोटी गोलाई लिए वो। इसका ये वाला भाग पॉइंट होता है, ये होल वाला जिसमें हम धागा डालते हैं, इसे आई कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो रुई रफू की सुइयां, इनसे हम क्या करते हैं, जो मोटे यानी टेंट बैग इन सबको सिलने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, जहां पे भी हमें इनमें रफू करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें नीचे की तरफ ये टेढ़ी होती हैं। हाथ की जो मशीन मोटी सुइयां होती हैं, इनको हम टेंट पर्दे और पैराशूट वगैरह सिलने के लिए प्रयोग करते हैं हाथ के द्वारा। हाथ के द्वारा हम इनमें जो भी कार्य करेंगे वो इन मोटी सुइयों के माध्यम से करते हैं। थिम्बल, थिम्बल का प्रयोग हम जो छोटे छोटे कार्य यानी बटन लगाना, काज बनाना, जहाँ पे मोटा कपड़ा है उन कपड़ों पर सिलाई करना यानी सख्त कपड़ों पर सिलाई करने के लिए प्रयोग करते हैं। इससे प्रयोग से जो हमारी उंगली है वो सुरक्षित रहती है, सुई उसमें चुभती नहीं है। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये उंगली में ये स्टील का बना हुआ है, इसको पहने हैं, ये थिम्बल यानी अंगुस्ताना होता है। इससे ये जो सुई की ऊपर वाला हिस्सा है ये इसमें उंगली में चुभता नहीं है, हमारी उंगली सुरक्षित रहती है, इसलिए हम इसका प्रयोग सिलाई करते समय करते हैं। नीडल थ्रेडर, नीडल थ्रेडर का प्रयोग हम सुई जो आप देख रहे हैं इसमें ये धागा डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो है इसमें एक पत्ती बनी है, इस पत्ती में एक पतला सा तार लगा हुआ है, इस तार के माध्यम से ही हम धागा इस निडल तक पहुंचाएंगे। इसलिए इसमें सुई में आसानी से धागा डाला जा सकता है, इसलिए इस निडल थ्रेडर का प्रयोग किया जाता है। धागा यानी थ्रेड, ये डिफरेंट कलर यानी विभिन्न कलरों में प्रयोग में लाया जाता है। जैसा हमारा फैब्रिक है, हम उस फैब्रिक के लिए उसी प्रकार के कलर का प्रयोग करते हैं सिलाई करते समय धागे का। और ये धागे अच्छी क्वालिटी के प्रयोग करने चाहिए, जिससे कि हमारी सिलाई मजबूत हो और सिलाई जल्दी टूटे नहीं। आइए आगे जानते हैं प्रेस के उपकरण एवं सहायक सामान क्या है। प्रेस करने के लिए हमें सबसे पहले जो आवश्यकता है वो प्रेस की पड़ती है। तो जो प्रेस है वो विभिन्न प्रकार की मार्केट में उपलब्ध है। पहले टाइम में कोयले की प्रेस, बम्बू वाली प्रेस, इन सब प्रेसों का प्रयोग किया जाता था जब इलेक्ट्रिक प्रेस चलन में नहीं थी। लेकिन आज के आधुनिक समय में इलेक्ट्रिक प्रयोग, स्टीम प्रयोग, प्रेस, बहुत सारी प्रेस का प्रयोग किया जा रहा है और मार्केट में उपलब्ध है। तो ये जो प्रेस है ये ऑटोमेटिक प्रेस है। इस पे ये जो डायल बना हुआ है इस पे फैब्रिक के नाम सेट है। जिस फैब्रिक पे भी हमें प्रेस करनी है उस फैब्रिक को हम नाम के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो फैब्रिक है वो जलेगा नहीं। इसलिए हम इस डायल से सेट करने के बाद उस फैब्रिक पर प्रेस का प्रयोग करते हैं। स्पंज विद बाउल, ये आप देख रहे हैं स्पंज, इसमें पानी भरा हुआ है, ये स्पंज है, ये बाउल है। ये जो पानी भरा हुआ है इसका प्रयोग हम जब कोयले वाली प्रेस प्रयोग में लाई जाती थी तब करते थे, क्योंकि जिन जगह पे हमें पानी देने की आवश्यकता होती तो इस स्पंज के माध्यम से हम उन जगहों पर पानी देते थे। निडल बोर्ड, निडल बोर्ड का प्रयोग जो रोएदार फैब्रिक होते हैं यानी जो रोए वाले यानी मलमल है, इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं उन पे प्रेस करने के लिए इस नीडल बोर्ड का प्रयोग करते हैं। इस बोर्ड पे ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये पिन्स लगी हुई हैं। इन पिनों के माध्यम से हम उल्टी तरफ से जो सीधा वाला हिस्सा है वो इस पिन के ऊपर रखते हैं और ऊपर उल्टा वाला हिस्सा रखते हैं, जिससे कि उसके रोए बैठते नहीं है प्रेस करने पर। इसलिए हम इस निडल बोर्ड का प्रयोग उन वस्त्रों के लिए करते हैं जो रोएदार होते हैं। स्लीप बोर्ड, स्लीप बोर्ड का प्रयोग हम बाजू का प्रेस करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये जो बाजू आपको दिख रही है इसमें हम इस बोर्ड के माध्यम से जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो अदर यानी और हिस्सों की प्रेस है वो खराब नहीं होगी। इसलिए हम स्लीप बोर्ड का प्रयोग बाजू यानी स्लीप प्रयोग में लाते हैं। प्रेसिंग मेज, प्रेसिंग मेज विभिन्न साइजों में मिलती है, विभिन्न तरह की मिलती है। जैसा कि आप ये इसमें देख रहे हैं, ये इस पे जो है व्हाइट चादर का प्रयोग करते हैं प्रेस करने के लिए, जिससे हमारे कपड़े जो कलर्ड है उसपे जो नीचे वाला जो भी फैब्रिक बिछा हुआ है उसका कलर उनपे
ना आए, इसलिए हम व्हाइट चादर का प्रयोग करते हैं। इसकी ऊपरी सतह एकदम प्लेन होनी चाहिए। स्टीम प्रेस, जैसा आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये जो तले है, इसके तले पर ये होल बने हुए हैं, इन्हीं के माध्यम से फैब्रिक पर स्टीम दी जाती है। इसमें पानी भरने के बाद बटन के माध्यम से प्रेस, यानी उसको बटन को दबाते हैं, उस बटन से इस होल के माध्यम से भाप निकलती है। जहां-जहां हमें भाप देने की आवश्यकता होती है, हम वहां-वहां पे भाप देते हैं इस स्टीम प्रेस के माध्यम से। इस प्रेस सब करने के बाद, पूरे उपकरणों का प्रयोग करने के बाद, हमें वस्त्र को सुरक्षित रखना होता है। उसके लिए हमें हैंगर का प्रयोग करना चाहिए। इनसे प्रयोग करने से हमारी जो फिनिशिंग है वस्त्र की, वो जल्दी खराब नहीं होती है। इसलिए हम इस हैंगर का प्रयोग, अभी तक हमने जाना कि व्यवसाय से संबंधित उपकरण क्या-क्या होते हैं। अब हम आगे जानते हैं इन उपकरणों और सहायक सामान की उपयोगिता एवं महत्व क्या है। इनके उपयोग से कार्य सुंदर व अच्छा होता है। दूसरा है निशान लगाने के लिए पूरे सही तरीके की वस्तुएं होने पर हम कोई भी ड्राफ्ट बना सकते हैं। तीसरा है कटिंग टेक्निक सीखने के लिए आवश्यक है कि कटिंग के सभी उपकरणों का अध्ययन करें, अन्यथा कटिंग गलत हो सकती है। जब तक हमें कटिंग के सभी उपकरणों की जानकारी नहीं होगी, तो कटिंग तो गलत होगी ही। गलत कटिंग होने के साथ-साथ जो हमारा पोशाक है वो भी गलत बन जाएगा, सही नहीं होगा। इसलिए हमें इन सभी उपकरणों की जानकारी होना अति आवश्यक होता है। 5वां है वस्त्रों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वस्त्रों की अच्छी फिनिशिंग व प्रेसिंग बहुत आवश्यक है। जब वस्त्र हमारा सुंदर दिखेगा, तभी तो उसकी मार्केटिंग अच्छी होगी। इसलिए हमें उनकी सुंदरता और आकर्षक को बढ़ाने के लिए इन उपकरणों की जानकारी होना अति आवश्यक होता है। आइए आगे जानते हैं उपकरण एवं सहायक सामान से लाभ। उपकरण एवं सहायक सामान से निम्न लाभ हैं। पहला है कार्य करने के समस्त उपकरण रहने से कार्य में शीघ्रता आती है। दूसरा है शीघ्रता से कार्य होने से कार्य अधिक होगा, इस प्रकार अधिक कार्य से आय बढ़ जाएगी। तीसरा है यदि आपके पास कार्य करने के समस्त उपकरण होंगे तो कार्य में यथार्थता आएगी तथा आपके द्वारा सिली पोशाक सुंदर व साफ होगी। चौथा है टेलरिंग में प्रयोग होने वाले समस्त उपकरण रहने से कार्य विधि पूर्वक होता है। 5वां है बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में समस्त उपकरण उपलब्ध होने के कारण वहां अधिक उत्पादन संभव हुआ है। जहाँ बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ, जहाँ हजारों में प्रोडक्शन हो रहा है एक ही तरह के डिजाइन्स का, वहाँ अगर ये उपकरण नहीं उपलब्ध होंगे, तो वहाँ कार्य बहुत ही धीमी गति से होगा और उन लोगों का जो फैक्ट्री है, उनका बहुत लॉस होगा। इसलिए इन सभी उपकरणों को उन्होंने वहाँ पे उपलब्ध कराया, जिससे कि उनका जो कार्य है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय कम लेते हुए हो सके, जिससे कि उनकी आय अधिक बढ़ जाए। आगे है सारांश। हमने आज सीखा व्यवसाय से संबंधित उपकरण एवं सहायक सामान क्या होते हैं, इन उपकरणों का प्रयोग करने से क्या लाभ है, इन उपकरणों का होना अति आवश्यक क्यों है। ये जो हमने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया, ये स्विंग टेक्नोलॉजी की बुक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों। इसमें लेखक जो राइटर है नीरज गुप्ता है। कुछ हमने इंटरनेट के माध्यम से ये www.wikipedia.org, www.google.com पे सर्च करके आपको जो पिक्चर्स दिखाई हैं, उनके माध्यम से ये प्रशिक्षण दिया है। आज मैंने आपको व्यवसाय से संबंधित उपकरण एवं सहायक सामान के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।